अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस। जमात नवम, मजमून तारीख़ और सियासियात, सबक नंबर 9, बदलती ज़िंदगी, हिस्सा 1। तो वीडियो का हमने 2 पार्ट किए हैं, इसलिए इस वीडियो का हिस्सा 2 पेशकश है उर्दू प्लस। तो आगे की मश्क हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं समझते हुए। ये जो सबक है आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 47 से 51 पर मौजूद है। तो अगली स्लाइड पर जो सवाल है आपका वो ये है कि मंदरजा झेल सवालों के मुफस्सल जवाब लिखिए। यानी जो आपको 3 मार्क्स के लिए सवालात पूछे जाते हैं उनके जवाब हैं ये। तो पहला क्वेश्चन है, दस्तूर की रूह से जिन वजूहात की बिना पर तफरीक करने की मुमानियत है उन्हें बयान कीजिए। दस्तूर जो हमारा भारत का कानून है उसकी रूह से जो तफरीक का मतलब क्या होता है कि ये करना, भेदभाव करना या कमी ज़्यादती करना, तो उसकी हमारे दस्तूर ने मुमानियत की है। तो उसके दस्तूर के रूह से बताना है हमको। ठीक है, जवाब है उस पहला पॉइंट है, अहद कदीम और अहद वस्ता में मजहब इंसान की अहम शनाख्त होता था। अहद कदीम यानी पत्थर का ज़माना, जैसे कि आपको पता है तारीख को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अहद कदीम यानी पत्थर का ज़माना, अहद वस्ता राजा महाराजाओं का ज़माना, और अहद जदीद मतलब जदीद दौर तारीख का जो अंग्रेज़ों से शुरू होता है। तो अहद कदीम और अहद वस्ता में सबसे पहला प्रेफरेंस मज़हब को ही दिया जाता था। आज जैसे कि आप देख रहे हो साइंस और टेक्नोलॉजी और मज़हब पे कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। तो उस वक्त सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं, मज़हब ही था। दूसरा, मज़ाहिब के सामने जदीदियत ने एक चैलेंज खड़ा कर दिया था। अब इस पॉइंट को हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि आपने हश्तुम जमात में देखा है या हमने अभी सबक नंबर 6 में भी पढ़ा है कि हमारे यहाँ रस्म सती होती थी। हिंदू मज़हब में जो होता था रस्म सती होती थी। तो ये क्या है, वो उस रिवायत को बहुत कट्टर तरीके से उस पर अमल करते थे। जैसे कि किसी खातून के शोहर का अगर इंतकाल हो जाता है तो उसको ज़िंदा जला दिया जाता था। तो ये चीज़ क्या है, इंसानियत के लिए गलत साबित होती है, क्योंकि एक मासूम की जान बिला वजह लेना सही बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो अब ये सब चीज़ें जब पहली बार उसको मुमानियत हो रही थी, पहली बार उसको मना किया जा रहा था, तो हिंदू मज़हब के लोगों को ये लग रहा था कि उनके मज़हब में तब्दीली की जा रही है, जिसकी वजह से उनको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। मतलब जो रिवायतें हैं उनको बदलने के लिए जो जदीदियत है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, जो नए ख्यालात को लेकर चल रहे हैं, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मज़ाहिब के सामने जदीदियत एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर तीसरा पॉइंट है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिवायती ख़यालात में दस्तूर की वसातत से बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश की। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने हमारा दस्तूर बनाया है, जो रिवायती ख़यालात थे, तरीके थे, मतलब जो बहुत मोरोसी पहले से चले आ रहे हैं, उन ख्यालात को बदलने की कोशिश की। और दस्तूर की जो वसातत है, मतलब वसातत मतलब क्या कहेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स उसमें शामिल करने की कोशिश की गई, ताकि किसी भी भारतीय को ये ना लगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी जिन्स से। अगला पॉइंट आएगा। फिर चौथा पॉइंट है, दस्तूर हिंद की रूह से तमाम भारतीयों की हैसियत से कानून के सामने यकसा है। तो मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ जो भारत का दस्तूर बना हुआ है, यहाँ पर सब कैसे हैं, बराबर है। फिर 5वां पॉइंट है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी नस्ल से या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, अमीर हो गरीब हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ज़ात, कोई भी ज़ात का हो, क्योंकि हमारे भारत में अहद कदीम में और अहद वस्ता में ज़ात का बड़ा भेदभाव किया जाता था, और आज कानून बनाकर उसको कम किया गया, ख़त्म करने की कोशिश की गई है। फिर जिन्स या मुकाम, जिन्स मतलब औरत हो या मर्द हो, जैसे कि सबक नंबर 6 में हमने ख़वातीन के बारे में भी पढ़ा है कि उनको किस तरीके से हुकूक दिए गए। मुकाम पैदाइश, वो किसी भी मुकाम, मतलब उसकी पैदाइश किसी भी मुकाम की क्यों ना हो। जैसे कि अगर आप एक रियासत से दूसरी रियासत, महाराष्ट्र से आप जो है उत्तर प्रदेश जा रहे हो, कर्नाटक जा रहे हो, या कर्नाटक की पैदाइश है या उत्तर प्रदेश की पैदाइश है आपकी, और आप महाराष्ट्र में आ रहे हो या आप तमिलनाडु में जा रहे हो, तो किसी किस्म की बुनियाद पर आपकी जो है तफरीक नहीं की जाएगी। अगली स्लाइड पर दूसरा सवाल है आपका, समाजी बहबूद के प्रोग्राम के मकासद बयान कीजिए। अब समाजी बहबूद ये लफ्ज़ हमने जुग्राफिया में भी पढ़ा है। तो समाजी बहबूद मतलब समाज में रहने वाले लोगों की फलाह व बहबूद करना, उनके लिए फ़ायदे वाली चीज़ें बनाना, उनको तरक्की के रास्ते पर ले जाना। तो कौन से मकसद है वो बयान करना है। तो जवाब नंबर 1 है आपका, जवाब उसका पहला पॉइंट है, भारतीय समाज में
माशी, समाजी, तालीमी और तहजीबी एतबार से बड़े पैमाने पर अदम मसावत पाई जाती है। स्टूडेंट आपको यहाँ पर गौर करना है कि ये जो लफ्ज़ है माशी, समाजी, तालीमी और तहजीबी, आप जब भी लिखोगे तो ये सब तमाम चीज़ें साथ में आएंगी, क्योंकि किसी भी शोबे में अगर तब्दीली आती है तो वो दूसरे शोबे को असर करती है। जैसे अगर माश मतलब पैसे में तब्दीली आती है, पैसे के मामलों में, इकोनॉमिक्स में, तो वो समाज पर भी असर करेगी, फिर तालीम पर भी असर करेगी। फॉर एग्जांपल जीएसटी पहले भारत में नहीं था 2017 से पहले, लेकिन आप देखोगे कि 2017 में जब वो लागू की गई तो आपके सिलेबस में भी आ गई वो, क्योंकि आपको पढ़ना है। तो तालीमी एतबार से इस तरीके से, उसी तरीके से कोरोना की वबा सेहत के मामले में है, लेकिन उसका असर आपने देखा हर शोबे में पड़ा है। माश में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देखी है आपने, उसके बाद देखा कि समाज में किस तरीके से हालात हुए थे, तालीम पर हमने ऑनलाइन स्टडीज़ की है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर पहले ये पॉइंट समझना है कि समाजी, तालीमी और तहजीबी एतबार से हमारे भारत में जो है अदम मसावत है। आदम का मतलब होता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास बहुत दौलत है तो किसी के पास कम है। समाजी एतबार से जो हुकूक हमको मिलने चाहिए सबको बराबर नहीं मिल रहे, तालीम सब हासिल नहीं कर पा रहा है किसी ना किसी वजूहात की बिना पर। और तहजीबी एतबार, तहजीब सबका कल्चर, सबके रस्म व रिवाज क्या है, अलग है। तो वही बता रहे हैं कि अदम मसावत ने एक जैसा नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट है ख़वातीन, बच्चों, माजूरों, दर्ज फहरिस्त ज़ातों और जमातों नेज़ अक़लियतों को तरक्की के यकसा मौक़े मिलना ज़रूरी है। इस पॉइंट को हमने सबक नंबर 6 में जो है बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है, और उसकी वीडियो में भी हमने देखा है, सवाल जवाब की भी और सबक की। ठीक है, तो फहरिस्त ज़ातों और जमातों को क्या किया जा रहा है, जो भी ख़वातीन हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें, बच्चों को भी और माजूरों को दर्ज फहरिस्त, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देकर तरक्की के रास्ते सबके बराबर करना चाह रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट है जिसके लिए हुकूमत हिंद ने 1964 में समाजी बहबूद महकमा कायम किया। महकमा मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया जो क्या करे, ये जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं सबको तरक्की दिलाने के लिए नए मंसूबे बनाए, नई प्लानिंग्स करे, नई स्कीमें निकाले, ताकि तमाम एक साथ क्या करे, तरक्की करे। फिर चौथा पॉइंट है इस वजारात के ज़ेर इंसराम तग़ज़िया, बच्चों की नशोनुमा, समाजी तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद के प्रोग्राम अंजाम दिए जाते हैं। तो ये जो महकमा बनाया गया है इसका ख़ास मकसद होता है कि बच्चों की ग़िज़ा, तग़ज़िया मतलब प्रोटीन और विटामिन से भरी हुई ग़िज़ा का शुमार उनमें होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है कि स्कूलों में खिचड़ी वगैरह बच्चों को खाने के लिए दी जाती है, तो ये प्रोटीन और विटामिन से भरी होती है। फिर बच्चों की नशोनुमा बराबर हो, तो आपने देखा है कि आपके स्कूलों में जो है टीके लगाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो लोग आते हैं आपके बराबर टीके लगाने के लिए, या आपको आपके सेहत के ताल्लुक से कुछ चीज़ें बताने के लिए, वो बराबर आते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं स्कूलों में। फिर समाजी तहफ़्फ़ुज़, समाज की हिफाजत करना, चाहे वो बीमारी से हो, बदअमनी मतलब आसपास कोई फसाद या फसादात खड़े होने जैसे माहौल ना बनने देना। उसके बाद आता है ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद, ख़वातीन को जैसे पढ़ाना, लिखाना, आगे बढ़ाना, और जो है घर पर बैठे हुए उनको जो काम दिया जा सकता है, वो जो रुपए पैसे कमा सकती हैं, इस तरीके से उनकी मदद करना। तो ये प्रोग्राम का काम है। नंबर 5, इस किस्म का इंतज़ाम रियासती सतह पर भी किया गया है। जैसे कि हमारे यहाँ भारत में 2 किस्म की हुकूमत है, एक वफाकी और रियासती, वफाकी निज़ाम है हमारे यहाँ पर, एक मरकज़ी और दूसरा रियासती। तो इस तरीके से मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम तो चलाए जा ही रहे हैं, लेकिन हर रियासत में जो है समाजी बहबूद महकमा कायम किया जा रहा है। अगली स्लाइड पर तीसरा सवाल है आपका, देही तरक्की की राह में हायल रुकावटों की वजाहत कीजिए। अब देही तरक्की यानी देहात तरक्की कर रहे हैं, आपने देखा है, अब हर साल जाते होंगे तो कुछ ना कुछ तब्दीली वहाँ पर नज़र आती होंगी। तो जो रुकावटें आती हैं उनमें तब्दीली लाने के लिए वो क्या है, वो हमें इस जवाब में देखना है। जवाब का पहला पॉइंट है आपका 1961 ईस्वी में 82% लोग देही इलाकों में रहते हैं। 1961 का डाटा बता रहा है, 1961, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है 1971 ईस्वी में ये तनासुब 80.1% था, यानी 1% शहरों की तरफ रुख किया है 10 सालों में। 1961 और 1971 आप देख सकते हैं 10 सालों का फ़र्क है। फिर नंबर 3, देहात अनाज और दीगर खाम माल के ज़रिए शहरी ज़रूरियात को पूरा करता है। देहात क्या करता है, अनाज, जैसे कि आपको पता है वहाँ पर खेती बाड़ी का जो पेशा है बड़े पैमाने पर पाया जाता है, और अनाज की जो भी ज़रूरत है, जैसे
गेहूं, चावल, दालें हमें खेतों से देहातों से मिलते हैं। फिर दिगर खाम माल, और भी खाम माल है जैसे लकड़ियां वगैरह हुई, के जरिए शहर की ज़रूरियात को पूरा करता है। तो वो सब सामान कहाँ आता है? शहरों में आता है ना, शहरों में तो नहीं उगाते। फिर चौथा पॉइंट है शहरी सनती इलाकों में मजदूर मुहैया करना। आपने देखा है कि गांव से हम कहाँ आते हैं? शहरों की तरफ हिजरत करते। तो क्यों आते हैं? क्योंकि सनतों में हमको मजदूरी मिल सके, क्योंकि हमको पता है कि ज़राअत में हम इतना पैसा नहीं कमा सकते कि हमारी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो सके। तो शहरी सनती इलाकों को मजदूर गांव से मिलते हैं। फिर कुदरती दौलत की हिफाजत करना, जैसे कि जंगलात हुए, खेतीबाड़ी की जगह हुई, ज़मीन हुई, है ना, उनकी हिफाजत करना, या जानवरों की हिफाजत करना। ऐसे कबीले मौजूद है जैसे कि बिश्नोई कबीले वगैरह, जो वहाँ पे मौजूद जानवर है उनकी हिफाजत करते हैं, जैसे कामदेही इलाके आज तक करता आ रहा है। पांचवा पॉइंट है देही तरक्की के हवाले से माआशी पेशों का इर्तका, समाजी ज़रूरियात और सहूलतों का फ़रोग, सकाफती, समाजी और नज़रियाती तब्दीली लाना जैसे 3 मसाइल दरपेश है। तो हम यहाँ पर मसाइल का जिक्र कर रहे हैं कि कौन से मसले आते हैं कोई नई चीज़ अगर हमको देहात में लानी है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया? माशी पेशों का इर्तका, यानी ज़राअत के अलावा और भी पेशे वहाँ पर फ़रोग देना। जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि लकड़ियों की दस्तकारी हुई, मिट्टी से बर्तन बनाना है, तो और भी पेशे, इसके अलावा और भी पेशों को वहाँ पर लाया जा रहा है ताकि लोग वहाँ पर तरक्की करें और वहाँ की समाजी ज़िंदगी बदले, रहने का मियार बदले। समाजी ज़रूरियात, जो भी समाज की ज़रूरियात है, और सहूलतों को फ़रोग, सकाफती, समाजी और नज़रियाती तब्दीली लाना, ये सब की वजह, इन सब वजूहात की बिना पर वहाँ पर जो है सकाफत यानी कल्चर हुआ, समाजी हुआ। इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जो पुराने लोग हैं, जो रायत को बहुत कट्टर तरीके से मानते हैं, उनकी नज़रियात को, उनकी सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से अगली स्लाइड पर आपको लास्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 6, हिफ्ज़ान सेहत शोबे में भारत में होने वाली अहम तब्दीलियों का मुख्तसरन जायज़ा कीजिए। तो आपने जितना भी सबक में हिफ्ज़ान सेहत के ताल्लुक से जितनी भी तब्दीलियों के बारे में पढ़ा है, तो उसको आपको मुफस्सल लिखना है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत के दस्तूर में अवाम के रहन सहन की मियार में बेहतरी, कौमा मुनासिब तग़ज़िया और सेहत आमा में इस्लाह की। क्या हुआ? अवाम के रहन सहन में, मतलब अवाम का जो रहना सहना है, सफाई व सुथराई के साथ उनको रहने का तरीका बताया गया है, जैसे कि आपको स्कूलों में बताया जाता है और आप कुछ ना कुछ जाकर घर पर खुद अप्लाई भी करते होंगे, घर वालों को बताते भी होंगे। तो इस तरीके से फिर मुनासिब तग़ज़िया, आपके सिलेबस में आपने देखा है कि साइंस का जो निसाब है उसमें आपको बताया गया है कि कौन सी ग़िज़ा खाने से आपको प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, और आपके कौन से जो बॉडी है आपकी, जो जिस्म है, उसके कौन से हिस्से पर असर करती है, ये चीज़ आपको बताई गई। सेहत आमा यानी जो वैक्सीनेशन होती है, जो दवाइयाँ होती हैं, उसके ताल्लुक से आपको कितना अवेयर रहना है, कितना मतलब उस पर पाबंद रहना है, उसकी इस्लाह की गई, लोगों को बताया गया। फिर दूसरा पॉइंट है सेहत आमा से मुताल्लिक एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद और कुदरती हाई इलाज को मंजूरी दे दी गई। अब ये जितना एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, ये सब भारत में होने वाले इलाज हैं, ज़्यादातर आयुर्वेदिक इलाज, इन पर भरोसा किया जाता है, तो इनको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर तीसरा पॉइंट है डॉक्टर एन गोपीनाथ की क़यादत में ओपन हार्ट सर्जरी की गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस सबक में आपके जितने भी सेहत से ताल्लुक़ चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसी को यकजा करना है इस जवाब में, तो हमने इसको खानापुरी में भी पढ़ा हुआ है। फिर चौथा पॉइंट है डॉक्टर प्रमोद सेठी ने जयपुर फूड की दरियाफ्त की, जिसकी वजह से माजूरों को मसनूई हाथ, पैर, नाक और कान फराहम हुए। तो इसको भी मैंने आपको जो है खानापुरी बताते वक्त उसको अच्छी तरीके से समझा दिया था। फिर पांचवा पॉइंट है डॉक्टर जॉनी और डॉक्टर मोहन राव ने कामयाब पेवंदकारी की। पेवंदकारी, गुर्दों की पेवंदकारी आपने देखा है कि गुर्दों को बदलना, तो ये दोनों डॉक्टर्स ने मिलकर यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया, पहला ऑपरेशन यहाँ पर किया। नहीं तो ऐसे बड़े ऑपरेशंस के लिए हमको आउट ऑफ कंट्री यानी भारत को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर करवाना पड़ता था, जिसके लिए बहुत खर्च आता था। तो ये सारे ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, गुर्दों की पेवंदकारी हुआ, तो वो हमारे भारत में ही होने लगी। फिर छठा पॉइंट है डॉक्टर मुखोपाध्याय के ज़ेरे निगरानी टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाब तजुर्बा हुआ। ऐसे पेरेंट्स जिनको औलादें नहीं
होती थी, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी की वजह से वो औलाद हासिल कर सकते हैं। फिर 7वां पॉइंट है पोलियो, खसरा, कजास, तपेदी, खन्नाक, हल्क की बीमारियां और काली खांसी जैसे अमराज पर काबू पाने के लिए हिफाजती टीके की मुहिम शुरू की गई। तो जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि क्या होता था कि अगर साल भर में या महीने में कहीं 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से 6 बच्चे इंतकाल कर जाते थे, यानी शरह अमवात का जो परसेंटेज था वो ज़्यादा था इन तमाम बीमारियों की वजह से। तो ये बीमारियां ना हो इसलिए पहले से ही बच्चों को क्या टीके लगवाए जाते हैं। आज भी आपने देखा होगा आपके घरों में अगर बच्चे हैं तो उनको वैक्सीनेशन टीके लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से टीके लगाने से क्या होता है कि ये तमाम बीमारी से वो बच्चा बच जाता है। और सबसे आखिरी पॉइंट है इसका, 1995 ईस्वी में पल्स पोलियो नामी हिफाजती टीके लगाने की मुहिम शुरू की गई। इसकी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि भारत में जो है पोलियो की बीमारी आम थी, तो हुआ ये था कि जब हिफाजती टीके लगने लगे तो आज भारत की ये हालत है। हमें फ़क्र होना चाहिए कि आज हमारे भारत में एक भी पोलियो का मरीज़ पाया नहीं जाता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगले सबक के मश्क का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू।